जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। जो भी एमपीएसआई मेंस देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 6। इससे पहले 5 मॉक टेस्ट में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल पर जाके जरूर देखें। इसमें वो सभी अति संभावित प्रश्नों को हमने शामिल किया है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आने की प्रबल संभावना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास का तो इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें, यहाँ से आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है ये 2D और 3D को एक साथ लेकर बनाया गया है कि एक आयताकार कागज है। ये एक आयताकार कागज है कुछ इस प्रकार का। इसकी जो लेंथ है वो 44 है और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है सर, 89 है। चौड़ाई ये होती है, चौड़ाई ये है और ये इसकी लेंथ है। अब इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है। लंबाई के अनुदिश मोड़ के कैसा बनाया गया, कुछ इस प्रकार का इससे बेलन बनाया गया। क्या बनाया गया, सिलेंडर। और सिलेंडर जो बनाया गया है इसकी हाइट वही रहेगी जो इस आयत की थी, यानी इसकी हाइट कितनी, 89। लेकिन ये 44 का क्या बनेगा सर, तो आप ध्यान से देखेंगे ये जो 44 है इस सीट को ऐसे मोड़ा गया होगा गोल। तो गोल जब मोड़ा जाएगा तो इसका जो आधार होगा यानी बेस होगा वो 44 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और अगर मैं इस बेस की बात करूं तो ये क्या होगा, इस वृत्त की परिधि होगी यानी 2πr। 2πr का मान 44 है। 2 इंटू पाई का मान 22 बटे में 7 इंटू आर बराबर अगर 44 है तो मैंने कहा इस 44 से 44 पूरा कट जाएगा तो आर बराबर क्या 7 आ जाएगा। आर का मान कितना आ गया भैया, 7। इसकी त्रिज्या आ गई 7। अब वो पूछता है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेलन का सी से ज्ञात करो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कर्व सरफेस एरिया, ये होता है 2πRh। 2 इंटू 22/7, आर का मान 7 है और h का मान कितना है सर, हाइट कितनी है 89। कितनी है 89। बस इसको कैलकुलेट करना, आपका उत्तर आ जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44। 44 गुणा 89 करना है तो 9 चौके 36, इकाई के स्थान पर 6 आएगा। 6 किस ऑप्शन में था सर, एक ही ऑप्शन में था। तो मुझे इससे ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यूनिट डिजिट से आंसर आ गया है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे जो क्वेश्चन दिया आपको बहुत शानदार, बहुत प्यारा सवाल दिया है। देखने में आपको बहुत लंबा लग रहा होगा कि सर ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का। इतना बड़ा सरलीकरण कैसे करेंगे। तो हर क्वेश्चन देखने में जो मुश्किल लगता है उतना मुश्किल या उतना लंबा चौड़ा होता नहीं। देखिए कैसे फटाफट से इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। अब आपको ये दिख रहा है ना 9.1, मैंने ए मान लिया तो ये एक्चुअल में ए का स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर 10.9 को मैं बी मान लूँ तो ये बी का वर्ग लिखा हुआ है। अगर मैं नीचे देखूँ, नीचे तो सेम वैल्यू है, ये ए का क्यूब लिखा हुआ है, ये बी का क्यूब लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ गई आपको। यानी जहां भी 9.1 लिखा है वो ए है, जहां भी 10.9 लिखा है वो बी है, ठीक है। और इधर 7.9, 7.9, 2.1, 2.1, 7.9, 2.1। तो इसका मतलब ये है, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये एक्स का मान है और ये बाय का मान है, ऐसा कह सकता हूं मैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे भी मैं ये कहूँ तो ये क्या है, इसको अगर मैं x बोलूं तो ये x का क्यूब है और ये y का क्यूब है। और नीचे क्या है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर है। अब देखिए आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है बीजगणितीय सर्वसमीकरण। अगर ये फॉर्मूला पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। बटे में सर a क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहां क्या है, ये था सर ए स्क्वायर और ये है ए इंटू बी और ये है बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे में इधर देखूं तो ये एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बाय और बाय स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय प्लस बाय स्क्वायर इंटू ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस बाय क्यूब। ध्यान से देखना, एक्स क्यूब माइनस बाय क्यूब को जब एक्सपेंड करेंगे तो कुछ ऐसा ही होगा, ए माइनस बी वाला फॉर्म, यानी एक्स माइनस बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय प्लस बाय स्क्वायर। और बटे में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस बाय इंटू में एक्स माइनस बाय। भैया इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, सारी की सारी चीज़ें कट जाएंगी, जैसे एक्स माइनस बाय से एक्स माइनस बाय, एक्स स्क्वायर एक्स बाय स्क्वायर से ये पूरा कट जाएगा, ये ए स्क्वायर ए बी से ये वाला कट जाएगा, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा। यहाँ से बचा क्या, सॉरी यहाँ से माइनस वाला कटेगा तो यहाँ से क्या बचा, ए प्लस बी।
बटे में इधर से क्या बचा, x प्लस वाई। अब आप ध्यान से देख के मुझे बताओ, a का मान 9.1 है, b का मान 10.9 है, जोड़ेंगे तो क्या 20 बनेगा। ऐसे ही x का मान 7.9 है, y का मान 2.1 है, जोड़ेंगे तो क्या 10 बनेगा। आपने कहा यस सर। अगर इससे इसको काटते हैं तो आंसर आ जाएगा 2, बात खत्म। देखने में आपको मैंने कहा जितना भयानक लग रहा था, सॉल्यूशन में कोई दम नहीं है, बशर्ते आपको ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आती हो। अगर आपको बीजगणितीय सर्वसमीकरण याद है तो आप इजीली अप्लाई करके बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक व्यापारी ने किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया। जो भी सीपी है उससे एमपी कितना है, 40% ज़्यादा। तो हम ऐसा बोल पाएंगे सीपी किसी वस्तु का कितना है, 100 मान लिया मैंने, तो इसका एमपी कितना होगा, बोले 140 होगा। आगे कहता है कि इस पर एक 20% और 25% की 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो आप जानते हैं 20% बराबर क्या होता है, 1/5, और 25% बराबर कितना होता है, 1/4। ये तो हम जानते हैं सर। आपने कहा यस सर हम जानते हैं इसको, ठीक है भाई। अब देखो एसपी कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर विक्रय मूल्य निकालने के लिए एमपी पर मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। 140 रुपये जो एमपी है इस पर पहला डिस्काउंट 20% का देना पड़ेगा, यानी 5 पर 1 का डिस्काउंट चला जाएगा तो इसकी कीमत 4/5 रह जाएगी। 20% डिस्काउंट देने का मतलब 80% कीमत रहना, 4/5 80 होता है। और 25% डिस्काउंट देने का मतलब है 1/4 से 3/4, 4 में से 1 का डिस्काउंट चला जाएगा तो 3/4 रह जाएगी, 3/4 रह जाएगी। ठीक है भाई, 4 से तो ये 4 कट जाएगा, 5 से काटूं तो ये 28 बार कट जाएगा, और 28 तिया कितना होता है, तो आपने कहा सर 84 हो गया। 28 तिया 84 हो गया। अब सर 28 तिया 84 हो गया, ये क्या है, इसका विक्रय मूल्य है 84 रुपये विक्रय मूल्य। 100 रुपये की चीज़ खरीदी और कितने में बेच दी, 84 में, यानी 16 का नुकसान हो गया। कितने का, 16 रुपये का, 16 यूनिट का नुकसान हो गया। वास्तव में वो कहता है कि इसको जो नुकसान होता है वो 224 रुपये का होता है। हानि, नुकसान मतलब हानि। 16 यूनिट का मान 224 रुपये है सर, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 16 से काटो, 16 एकम 16, 16 एकम 16, कितना बचेगा यहाँ से 6, 16 चौके 64, 14 आ गया। 1 यूनिट का मान 14 रुपये आ गया। उसने पूछा है कि वह वस्तु को ग्राहक को किस मूल्य पर बेचता है। सर किस मूल्य पर बेचता है, 84 रुपये पर। तो 84 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, बोले 84 गुणा 14, तो 4 चौके कितना होगा 16, यानी इकाई के स्थान पर 6 आएगा। 6 किस ऑप्शन में, सर सारे ऑप्शन में, तो मुझे गुणा कर लेना चाहिए। 14 चौके 56, 5 बचा, 14 अट्ठे 100, 14 7 58, 14 अट्ठे 112, 112 और 5 117, यानी 1176। कितना आ जाएगा भैया, 1176, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो हम जो भी डिस्काउंट से रिलेटेड या प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक ठाक लेवल के ले रहे हैं, हल्के फुल्के नहीं। आपने बेसिक क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में पढ़ लिए होंगे, बेसिक क्वेश्चन नहीं ले रहे, हम थोड़े ढंग के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर देते हैं। वृद्धि 40% क्या होता है, बोले 40% होता है 2/5, और चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दें कि उसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रख सके। तो मैंने कहा इसकी जो लेंथ है, लंबाई, उसमें 40% की वृद्धि, यानी 5 में 2 की वृद्धि कर रहे हैं। 5 में 2 की वृद्धि कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा। ये पहले वाली थी और ये बाद वाली स्थिति है। अब मैंने कहा इसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन कर दें कि इसका जो क्षेत्रफल है यानी एरिया है वो सेम रहे। सर एरिया कैसे निकलता है, लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करके। लंबाई और चौड़ाई का बेटा मल्टीप्लाई करके निकलता है। इसका मतलब यहाँ जो भी मान आएगा वो इन दोनों का गुणा करके आएगा। मैंने कहा यहाँ कुछ भी होगा, इन दोनों का गुणा करके यहाँ आएगा। तो ये कब आ सकता है, जब मैं यहाँ पर हमें वही चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे 100 लिखना चाहूँ तो यहाँ पे भी मुझे 100 चाहिए। ये कैसे संभव होगा, सर क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होने का मतलब क्या है, यहाँ 100 है पहले वाला क्षेत्रफल, तो बाद वाला भी 100 चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, अगर मैं इनको पलट के लिख दूँ, इसको 7 यहाँ लिख दूँ, 5 यहाँ लिख दूँ, तो क्या होगा, 7 पंजे 35, देखो भाई 7 पंजे 35, और ये भी 7 पंजे 35 हो गया, यानी क्षेत्रफल 35 से 35 ही है, कोई परिवर्तन नहीं आया। तो हमने चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया, तो आप बोलेंगे कि चौड़ाई 7 से 5 रहेगी, यानी 2 की कमी आ गई। कहाँ से, 7 से। तो 2/7 पहले तो 28 सही 2/7 के बराबर, सॉरी 4/7 के बराबर होता है। तो 28 वाला ऑप्शन एक तो डी था, एक ही ऑप्शन रहेगा बेसिकली। अगर मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो बनेगा कितना, 200/7। अगर आप इसको हल करोगे तो आंसर आएगा 28.57। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रेशो से कि ए और बी ने एक व्यापार में
4:5 के अनुपात में निवेश किया। ए और बी ने जो पैसा लगाया वो 4:5 के रेशो में लगाया, 4:5 के रेशो में लगाया, और इनको जो लाभ होता है वो 54,000 रुपये का होता है, 54,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और क्या करते हैं, उन्होंने लाभ का आधा हिस्सा समान रूप से बांट लिया, इक्वली डिवाइड कर लिया आधा पैसा, और अपने निवेश के अनुपात में, और बाकी का जो आधा हिस्सा था वो अपने निवेश के अकॉर्डिंग बांट लिया। तो मैंने कहा 54,000 में से आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोले 27,000। 27,000 तो इन्होंने अपने हिसाब से आधा, तो आधा हिस्सा समान रूप से बांट लिया। 54,000 में से टोटल प्रॉफिट था 54,000 का, 54,000 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 27। ये जो 27,000 है इसको इन्होंने आधा आधा बांट लिया, यानी इसको 13,000 रुपये मिल गए, सॉरी 13,500, तभी तो 27 बनेंगे, और इसको भी 13,500 मिल गए। और बाकी का जो 27 बचा इसको किस में बांटा इन्होंने, बोले इस रेशो में बांटा। तो मैंने कहा अगर इनके पूंजी का अनुपात 4 और 5 9 है तो 9 की वैल्यू कितनी है 27,000, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 3,000। तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, बोलती 5 15, और ए का मान निकालने की ज़रूरत है क्या, तो आपने कहा सर इसने पूछा है कि बी का लाभ बताओ, सर बी का टोटल लाभ कितना है, आपने कहा इनको जोड़ सकते हैं हम, 0 0 5 8 2, 28,500 टोटल लाभ है किसका, बी का। 28,500 किसका लाभ है, बी का। बस मुझे इतना ही फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़े एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों के टेस्ट में प्राप्त अंकों को बताते हैं। यानी ये बच्चों की मैं बात करूं, यानी बारंबारता का मान वो कितने हैं 50। मुझे इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप हो सकता है कि इनको जोड़ने लग जाए, आपको फॉर्मूला पता हो, पर मैं कहता हूं कि जब हमें बताइए पहले से कि 50 विद्यार्थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 50। अगर मुझे इनका माध्य निकालना है, क्या निकालना है भैया, माध्य, तो माध्य निकालने के लिए मुझे पास x होना जरूरी है। चूंकि यहाँ पर जो मार्क्स दिए हैं वो किसमें दिए, क्लास इंटरवल में। तो वर्ग अंतराल से x का मान कैसे निकालते हैं, बोले 20 + 30/2। ऐसे वर्ग अंतराल के दोनों मानों को जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो इनको जोड़ने पर 50/2 यानी कि कितना आएगा 25, यानी x का मान कितना हो जाएगा 25। अगला देखेंगे तो 10 ज़्यादा आएगा। 10 ज़्यादा क्यों आएगा, क्योंकि सब में अंतर 10-10 का है, तो ये 10-10 बढ़ता चला जाएगा, 35, अगला 45, 55 और 65। ठीक है भाई। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है f × x। ऐसा क्यों करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि माध्य का जो फॉर्मूला होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है समेशन f(x)/समेशन f। तो f(x) का योग चाहिए मुझे, वो कैसे निकालेंगे, अच्छा f कहाँ है, ये है, f कहाँ है, ये f का मान है, नंबर ऑफ स्टूडेंट f कहलाएंगे। तो मैंने कहा 25 का 5 में गुणा करोगे तो 125, 35 का 12 में करोगे तो 35 × 350 और 70 420, ये 450, 15 5 75, 15 5 75 और 7 82, 5 8 40, 8 6 48 और 4 52, इतना आ गया। अब मुझे बस इसको जोड़ना है, तो इसको बोलते हैं समेशन f(x). समेशन का मतलब योग होता है, इसका योग करना था। 5 और 5 10 की 0 हासिल की 1 3 और 2 5 5 10 10 और 4 14 की 4 हासिल की 1 2 2 4 6 6 4 10 10 और 8 18 18 5 23, ये बन गया 2340। तो हमने कहा कि सर ये 2340 है और f का मान 50 है। 0 से अगर 0 कट जाएगा, 5 से भाग और देना है, तो 5 चौके 20, 3 बचेगा 34, 5 छक्के 30 और 5 अट्ठे 40, 46.8 जो भी हमारा उत्तर होगा वो एकदम सही हो जाएगा। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, या फिर मैं कहूँ कि सांख्यिकी का कोई भी सवाल हो, वो सब फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको इसके फॉर्मूले नहीं पता है तो इन क्वेश्चन को आप हल नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको फॉर्मूलों पर थोड़ी पकड़ बनानी होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला MPSI ये प्री में पूछा गया था भाई, अभी जो आपका फ्री हुआ था, हो सकता है आप में से किसी ने प्री दिया होगा तो पढ़ा भी होगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया भी होगा कि 2 साड़ी और 4 शर्ट की कीमत 1600 रुपये है। मैंने साड़ियों की कीमत x बोल दी, शर्ट की कीमत y बोल दी, क्योंकि साड़ियाँ और शर्ट S से लिखी जाती है। तो मैंने कहा कि अगर 2x + 4 शर्ट है यानी 4y की जो कीमत है वो 1600 है, और एक साड़ी यानी x + 6 शर्ट यानी 6y की जो कीमत है वो इतनी है। अब बोलेंगे कैसे,
देखो भाई पहले यहाँ से यहाँ तक का स्टेटमेंट पढ़ो। क्या बोला है, 2 साड़ी और 4 शर्ट की कीमत 1600 है और इसी पैसे में 1 साड़ी और 6 शर्ट खरीदी जा सकती हैं। मतलब 1600 रुपये में ही या 1 साड़ी और 6 शर्ट का कॉम्बो खरीदा जा सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर उसे 12 शर्ट खरीदनी है तो कितने पैसे देने होंगे, 12 शर्ट के लिए कितने पैसे देने होंगे। तो मैंने कहा मुझे बाय का मान निकालना पड़ेगा। शर्ट मतलब बाय की वैल्यू। बाय की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब एक्स को एलिमिनेट कर दें। एक्स को एलिमिनेट करने के लिए अगर मैं पूरे इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बनेगा 2x + 12 बाय बराबर कितना हो जाएगा 3200। अगर ये माइनस माइनस और माइनस करते हैं तो क्या बनेगा, इससे ये कट जाएगा सर, 4 में से 12 जाएगा तो माइनस का 8 बाय बचेगा और 1600 में से 3200 गया तो माइनस का 1600 बचेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाय का मान कितना आ जाएगा 200। बाय का मान 200 आ गया। उसने कहा 6 शर्ट खरीदना है मुझे, सॉरी 12 शर्ट। एक शर्ट का मान 200 है तो 12 शर्ट यानी 12 बाय की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 दूनी 2400 रुपये। और मुझे यही फाइंड करना था, क्या बताना था, 12 शर्ट की कीमत। तो 12 शर्ट की कीमत कितनी होगी 2400 रुपये। क्लियर हुआ, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। और ये आपके एग्ज़ाम मतलब MPSI प्रीलिम्स में पूछा गया था जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये है डिविजिबिलिटी का। क्वेश्चन पूछा गया है कि C + D का सबसे बड़ा मान ज्ञात करना है ताकि 8 अंकीय संख्या कौन सी है, 739C2D40 15 से डिविजिबल हो। किससे, 15 से। ध्यान दीजिए भाई, 15 से डिविजिबल होने का मतलब ये होता है कि वो संख्या 3 से भी भाग होना चाहिए और 5 से भी भाग होना चाहिए। वो संख्या 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। सर 3 और 5 का चक्कर क्या है, सर 5 से भाग होने के लिए अंत में या तो 5 आ जाए या 0 आ जाए। अंत में या तो 5 आ जाए या 0 आ जाए। सर 0 आ रही है तो ये संख्या 5 से तो भाग होगी। C और D की जगह कुछ भी रख लो, ये संख्या 5 से भाग होगी बिना C और D का मान निकाले। सर 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। मैंने कहा 3 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, 9 भी डिवाइड हो जाता है, 4 और 2 मिलकर 6 भी डिवाइड हो जाता है। अब 7C और D बच गया, 7C और D बच गया। मैंने कहा C और D का मैक्सिमम मान रखना चाह रहे हैं तो 9 और 9 रख सकते हैं, 9 और 9 रख सकते हैं। 9 और 9 जोड़कर तो 18 आता है। सर 18 तो ऑप्शन में है ही नहीं, उसने कहा है कि C और D के अंकों का योग बताना है। तो 9 और 9 तो नहीं रख सकते सर, एक जगह 9 रख सकते हैं। मैंने कहा इनका जोड़ भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ 9 है, 9 तो डिविजिबल हो जाएगा, 7 नहीं होता 6 हो जाता है, एक एक्स्ट्रा बच रहा है। मैंने कहा अगर यहाँ मैं 8 रख लूँ तो 9 और 8 17, 17 और 7 कितना होता है 24, और 24 जो योग है वो 3 से डिविजिबल है। तो C और D का जो टोटल मान है वो 9 और 8 रखा जा सकता है, और इनका अगर योग बताना है तो 9 और 8 कितना होते हैं 17 होता है। कितना होता है भैया 17, ऑप्शन C। ठीक है, तो ये केवल क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से संभव है करना, इनको ऑब्जर्वेशन से हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त में केंद्र से जीवा तक की जो लंबवत दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मैंने एक वृत्त बना ली है, इसका केंद्र है। वो कह रहा है यहां से एक जीवा है, यहां पर इसकी जो दूरी है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और इस जीवा की जो पूरी लंबाई है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर है। तो यहां से यहां तक की आधी लंबाई 12 होगी, आधी लंबाई भाई 12 होगी। और मैंने कहा यहां से यहां तक एक लाइन खींची, इसको कहते हैं त्रिज्या। अगर ये 5 है ये 12 है तो ट्रिपलेट कहती है 13 होगा। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्रिपलेट क्या कहता है 13 होगी, और निकालना है तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, ये 13 आ जाएगी। ठीक है, ये 13 आ गई। अब वो क्या कहता है सवाल में, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई कुछ लोगों की आदत होती है पहले क्वेश्चन लगाएंगे, पूरा सवाल पढ़ेंगे, पहले हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे। इतनी उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो क्वेश्चन तो आप भी पढ़ लेंगे, और क्वेश्चन को फटाफट अटेम्प्ट करने का अप्रोच ये कहता है कि क्वेश्चन को पढ़ो पहले, और जितना पढ़ लिया समझ लिया उतना लिखो तुरंत। जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़े। पता चला 8 लाइन का क्वेश्चन है, आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, पूरा खत्म होते होते आप यही भूल गए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। तो जितना आपको समझ में आया डायग्राम बना लो या लिख लो, ठीक है, फिर आगे पढ़ लो। और बाकी इंग्लिश वाले इंग्लिश को तो पढ़ ही सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि मैं पढ़ के आपका टाइम वेस्ट करूं, आपका समय बर्बाद हो रहा है। अब इसने कहा वृत्त की त्रिज्या बताना है। सर वृत्त की त्रिज्या तो 13 आ गई, और साथ में ये भी बताना है
कि एक अन्य जो जीवा है उसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर, मैंने कहा यहाँ कहीं अन्य जीवा होगी, इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो वो पूछ रहा है कि केंद्र से इसकी दूरी भी बताना है, ये भी बताना है। तो मैंने कहा पहले तो 13 सेंटीमीटर कहाँ दिया है, बोले यहाँ दिया, यहाँ नहीं दिया, तो ये ऑप्शन गलत। तो मैंने कहा ऑप्शन गलत करना बहुत आसान लगा मुझे, बी गलत, सी गलत और डी गलत, क्योंकि इसमें 8 है, इसमें 15 है। तो इस हिसाब से मेरा आंसर तो आ गया ए। ये तो हो गया स्मार्ट अप्रोच आंसर देने का। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो आपका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए 15-20 सेकंड की कैलकुलेशन के बाद या 1 मिनट की कैलकुलेशन के बाद। इस चीज़ को बनाने में मुश्किल से 30-40 सेकंड लग जाएंगे, क्योंकि ट्रिपलेट आपको याद है तो आपको लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। इसके बाद में बात आती है कि सर इस एक्स का मान कैसे निकालेंगे, इस एक्स का मान। तो मैंने कहा एक रेडियस यहाँ से यहाँ भी खींच दो, त्रिज्या ये भी 13 की होगी और ये पूरा 18 का है तो ये 9 का होगा। तो आप x का मान बोल पाओगे सर x बराबर होगा रूट के अंदर 13 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा सर 169 माइनस 81, तो कितना बचेगा सर 88। अच्छा 88 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, x बराबर बोले 4 गुणा 22, 22 चौके 88 होता है, तो 2 को बाहर 4 को बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, रूट में कितना रह जाएगा 22, और 2 रूट 22 एक ही ऑप्शन में था सर ए में, तो वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, अगर क्वेश्चन सीधा सीधा ना आए तो किस प्रकार से आ सकता है। आपको स्टेटमेंट 1 कथन 1 दिया है और ये कथन सेकंड दिया है, और दोनों को एनालिसिस करना है और दोनों की एनालिसिस के आधार पर आंसर करना है। इसमें बोला गया एक बेलन है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 15 है, तब आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी नहीं है, ये पूछ रहा है कि अगर ये जानकारी ऊपर वाली दी है इसके आधार पे क्या आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। तो मैंने कहा लगाते हैं, कथन बन के आधार पे ये नियम लगाते। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, बोले होता है 2 पाई आर एच बराबर 660 दिया है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 7 रखूंगा मैं क्योंकि इसमें दिया है। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो सही है ये कथन, इंटू ऊंचाई कितनी है 15 बराबर 660। ध्यान से देखेंगे, इस 7 से 7 कट जाएगा, 22 से ये 30 बार, 15 दूनी 30 से ये 30 बार पूरा कट गया, यानी 1 बराबर 1 आ गया। इसका मतलब ये कथन तो सही है, यानी ये आंसर भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। पहला तो नहीं है, अकेला पहला तो नहीं है, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब 2 ऑप्शन तो मेरे सामने कट गए, बी और डी में से कोई भी उत्तर हो सकता है। अब दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 902 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टीएसए निकालेंगे तो उसके लिए जो जानकारी है यानी ऊंचाई हो गई, त्रिज्या हो गई, ये वाली लेंगे हम, क्योंकि इन दोनों के सहारे से ही तो हम उत्तर बता पाएंगे, तो जानकारी ये वाली लेंगे। सर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टीएसए क्या होता है, टीएसए होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। अब देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 7 है, और एच कितना 15, 15 7 कितना हो गया 22, तो मैं जोड़ के सीधा 22 लिख दूं, यहाँ पर 22 लिख देते हैं। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 22 कितना हो जाएगा 484। 484 का सर डबल करना है तो ये कितना हो जाएगा, बोले 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 968 हो गया। यहाँ तो 902 है, यानी ये सही नहीं। दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही था, पहला। इन क्वेश्चन को देने का उद्देश्य क्या होता है कि आपसे वो जानकारी तो चाहिए, आपसे ये तो उम्मीद करता है कि आपको बेलन आना चाहिए, साथ ही साथ आपको इतना पेशेंस होना चाहिए कि इतना लेंदी क्वेश्चन को आप फटाफट से सॉल्व भी करें, चेक करें और उत्तर कर पाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस आकृति से उस हिस्टोग्राम का सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है जिसमें बारंबारताएं पहले बढ़ती हैं और फिर सममित रूप से घटती हैं। हो सकता है इस क्वेश्चन में आकृति दी हो, पता नहीं, मैंने तो यहाँ पे आकृति नहीं ली है, पर मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन। इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, बेल शेप्ड घंटी के आकार का, स्क्वीड राइट दाईं ओर विकृत, स्क्वीड लेफ्ट बाईं ओर विकृत, या समान यानी कि यूनिफॉर्म। अब मैं आपको एक इमेज के माध्यम से इसको समझा देता हूँ। अगर कोई वैल्यू इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ती है, टॉप तक जाती है, पीक तक, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाती है, तो इसको बोलते हैं भैया
घंटी के आकार का। किसके आकार का बोलते हैं इसको? ये वाला घंटी के आकार का, है ना। तो इसने यही बोला था कि जिसमें बारंबारताएं पहले बढ़ती हैं फिर समान रूप से घटती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? घंटी के आकार का। तो उत्तर तो आपके घंटी के आकार का हो जाएगा ये वाला। यहां पर दिया है नेगेटिवली स्क्यूड, यानी नकारात्मक विकृत। नकारात्मक विकृत को हम कहेंगे बाईं ओर विकृत है ये, बाईं ओर विकृत। विकृत से मतलब क्या है कि बाईं ओर, इसमें इधर से डाटा धीरे धीरे बढ़ा और दाईं ओर जाके बहुत सारा बढ़ के और नीचे आ गया, और इसको हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं दाईं ओर विकृत। दाईं ओर विकृत, दाईं ओर विकृत का मतलब ये है कि दाईं ओर तो ये पीक तक जाएगा, लेकिन जैसे ही, सॉरी दाईं ओर विकृत, हाँ दाईं ओर विकृत मतलब बाईं ओर तो ये पीक तक जाएगा, लेकिन जैसे ही दाईं ओर आएगा ये धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, बाईं ओर ये धीरे धीरे बढ़ा था और दाईं ओर आके एकदम पीक पे बढ़ा और नीचे आ गया, और इसको आप देखेंगे तो ये समान रूप से बढ़ रहा है फिर नीचे आ रहा है, ये बोई वाला है, यानी ये घंटी के आकार का है। आपका उत्तर क्या होगा? ये बेल शेप्ड, घंटी के आकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नंबर सिस्टम का सवाल है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके सॉल्यूशन नंबर्स में जरूरी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा एनालिसिस करना होगा। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या। तो मैं आपको ये बता दूं, रियल यानी वास्तविक। रियल नंबर में दो प्रकार के नंबर आते हैं, एक आता है रैशनल यानी परिमेय, और दूसरा आता है इरेशनल यानी कि अपरिमेय। अगर मैं इसके परिवार को और अंदर तक निकालूं तो परिमेय के अंदर ही आती हैं सर पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर, पूर्णांक के अंदर ही पूर्ण आ जाती है यानी कि होल, और पूर्ण के अंदर प्राकृतिक आ जाती है यानी कि नेचुरल, प्राकृतिक। ठीक है, अब बोलता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। सर हर पूर्णांक संख्या वास्तविक होगी क्योंकि ये वास्तविक के अंदर ही आती है। हर पूर्णांक संख्या वास्तविक होगी क्योंकि सबके सब मिला के किस में आते हैं सर? पूर्णांक में ही आते हैं, रियल में ही आते हैं, वास्तविक में आते हैं। तो ये तो गलत नहीं है सर, सही है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है, सारी की सारी प्राकृतिक पूर्णांक होंगी क्योंकि पूर्णांक के अंदर ही आते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है। सर अपरिमेय और परिमेय का कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये वाला तो सही नहीं है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। सर वास्तविक, ये वास्तविक ही तो है, वास्तविक। जितनी भी परिमेय और जितनी भी अपरिमेय है सब की सब रियल नंबर के अंदर आ जाती हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत क्या था? सी ऑप्शन। गलत क्या था? सी, कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या। अपरिमेय अलग होती है यानी इरेशनल अलग होता है और रैशनल बिल्कुल अलग होता है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी मूल धन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि 9,680 और 10,648 है। मैंने कहा ये मूलधन है, इस पर जो प्राप्त राशि है वो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, 2 वर्षों में है 9,680 और तीसरे वर्ष में 10,648। तो मैंने कहा यहां से यहां तक का जो ब्याज है वो कितने का है? बोले 1 वर्ष का है। और सर 1 वर्ष में जो ब्याज मिलता है वो ब्याज इस पर मिलेगा। 1 वर्ष में ये जो पैसा बढ़ा है, कितना पैसा बढ़ गया? बोले 8 में से 0 गया 8, 14 में से 8 गया 6, हासिल की एक 9, 968 रुपये का जो ब्याज मिला है ये किस पर मिला है? इस पर मिला है। तो मैं यहाँ से रेट निकाल सकता हूँ। बोले 968 का ब्याज 9,680 पर मिला, गुणा में 100, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, इससे पूरा कट जाएगा, तो रेट कितनी आ गई सर? 10% आ गई। रेट 10% आ गई। तो पूछ रहा आपसे मूलधन कितना होगा। अब मूलधन निकालना आसान था, कैसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता चल गया। आप यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट से मूलधन पर आ सकते हो, लेकिन आपको जो मेथड अप्लाई करना है वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, साधारण ब्याज नहीं है। तो मैंने कहा 10% मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बनाऊं तो मैं बोल पाऊंगा 10 रुपये पर 1 ब्याज यानी 11 हो जाते। दूसरी साल 10 पर 1 ब्याज लगेगा तो वो 11 हो जाता है। अब 2 साल का मैं प्रिंसिपल और अमाउंट देखूं तो इनका गुणा कर देते हैं, तो ये 100 से कितना हो जाता है? 121। मैं ये बोल पाऊंगा कि 100 रुपये अगर मूलधन है तो 2 साल में 121 रुपये अमाउंट यानी कि मिश्रधन हो जाएगा। और यहाँ पर जो 2 साल में मिश्रधन हो रहा है वो कितना हो रहा है सर? 9,680।
ये 2 साल का है, 2 साल का। तो हमने कहा 121 की वैल्यू कितनी है, 9680। 11 से भाग दें इसको, 11 से भाग देते हैं तो 11 से 11 बार कटेगा और इसको काटें 11 से तो 11 8 88, 11 8 88 और 1 0, 11 से एक बार और काटो तो 80 बार कट गया। अब वो कह रहा है 100 का मान कितना होगा, प्रिंसिपल मतलब 100 का मान, तो 100 का मान कितना हो जाएगा सर, 80 का गुणा करने पर आएगा 8000। 80 का गुणा करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 8000, यानी कि ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सॉल्यूशन थोड़े से हो सकता है अगर आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा तो ऐसा लग सकता है कि सर ये किस तरीके से कराया गया, लेकिन ये बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर यहाँ रेट 10% की जगह जैसे 16 से 2/3% आ जाता, 14:2/7 आ जाता, तो ये तरीका जो होता है रेशो मेथड सबसे बेस्ट तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। एक और सवाल लिया हमने साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का कि 7500 रुपये की राशि को 2 वर्षों के लिए 8% के CI की पेशकश करने वाली योजना में निवेश किया जाता है। यदि 2 वर्षों के बाद समान ब्याज दर पर समान राशि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर अगर 108 रुपये है तो R का मान आपसे पूछा है। मतलब बात ये हो रही है कि 2 वर्षों के CI और SI का अंतर 108 रुपये है और मूलधन 7500 रुपये है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। तो भैया जो अंतर वाला फॉर्मूला है वो क्या कहता है, प्रिंसिपल इंटू रेट बटे 100 की पावर 2 बराबर डिफरेंस, यानी कि अंतर। ये मेथड आपको पता होना चाहिए भाई। प्रिंसिपल दे रखा है पहले से 7500 रुपये, रेट मुझे निकालना है तो R स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, और अंतर कितना दे रखा है 108, अंतर 108 दे रखा है। हमने कहा ये 2 0 से ये 2 0 पूरा कट जाएगा, ये बार बार क्यों आ जाता है भाई, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, और 3 से 108 को काटेंगे तो 36 बार कट गया। 36 का गुणा इसमें करेंगे तो R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144, R बराबर कितना आ जाएगा फिर 12, R बराबर कितना आ जाएगा 12। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही ब्याज की दर होगी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15, ये नंबर सिस्टम का सवाल है। इसमें पूछा गया है कि जब 51, 27, 35, 62 और 75 को 100 से विभाजित किया जाए, 51 गुणा 27 गुणा 35 गुणा 62 गुणा 75 को डिवाइड करें किससे, 100 से, 100 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो मैंने कहा जब इतने बड़े नंबर से डिवाइड करना और रिमाइंडर निकालना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो एक तरीका यह है कि 100 को किसी प्रकार से छोटा बनाओ। तो मैंने कहा 25 दिया 75 और 25 चौके 100 कर लिया। मैंने क्या किया, रिमाइंडर वो सॉरी भागफल, भाजक को 100 क्या था, भाग देने वाली संख्या थी, भाजक थी, भाजक को 25 से डिवाइड किया तो ऊपर वाली को भी 25 से डिवाइड कर लिया। अब मैं 4 से इन संख्या को डिवाइड करूंगा। देखिए एक तरीका क्या कहता है, जैसे मैं कहीं लिखूं 7/6 और 5/6, मैंने कहा यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे शेषफल 6 से भाग देने पर 1 बचेगा प्लस का। मैंने कहा यहाँ क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे कि सर 6 में एक बार भाग नहीं जाता, या तो रिमाइंडर 5 ही बचेगा या फिर माइनस का 1 बच सकता है, माइनस का 1 भी बचा सकते हैं। तो मैंने कहा 4 का 51 में भाग देंगे, 52 टाइम 52 पर काटो तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। अब 28 पर काटेंगे 27 को तो यहाँ पे -1 रिमाइंडर बचेगा, 36 पर काटेंगे 35 को तो -1 बचेगा, और इसको 60 पर काटेंगे तो प्लस का 2 बचेगा, और 3 को 4 पर काटेंगे तो यहाँ पे प्लस का 3 बचा लो या माइनस का 1 बचा लो, माइनस का 1 बचा लिया मैंने। अब देखो माइनस माइनस का गुणा 2 बार 3 बार और 4 बार करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और सबका आपस में गुणा करना है, सबका आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 2, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, शेषफल 2, शेषफल 2 आ गया। लेकिन ये शेषफल 2 ऑप्शन में नहीं है और ये सही भी नहीं है। उसका कारण क्या था कि हमने भाजक को 25 से डिवाइड किया था, तो वापस से हमें 25 से गुणा भी करना पड़ेगा, और 25 से गुणा करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो 50 आएगा। तो आप कहेंगे कि 50 रिमाइंडर आ सकता है, सर 100 से भाग करने पर 100 से छोटी कोई भी संख्या होगी वो रिमाइंडर आएगी, 100 से डिवाइड करने पर किसी भी नंबर को 99 भी बचेगा तो वो शेषफल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आपको बताना है गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। किसमें, 4 की पावर 9, 9 की पावर 4 और 7 की पावर 7 में, 7 की पावर 7 में प्राइम फैक्टर्स बताने। तो कोई भी प्रकार के फैक्टर बताना हो, चाहे वो प्राइम फैक्टर बताने हो, चाहे आपको सम फैक्टर बताना हो, चाहे विषम फैक्टर बताना हो, चाहे सिंपली
फैक्टर बताना हो, उसके लिए पहले संख्या को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, यानी अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 7 तो है, तो इसको मैं 2 की पावर 2 की पावर 9 लिखूंगा, और इसको 3 की पावर 2 की पावर 4 लिखूंगा, और इसको 7 की पावर 7। तो अब बोलोगे 9 दूनी 18, 2 की पावर 18 हो गई, इंटू 3 की पावर 12 हो गई, सॉरी 8, 4 दूनी 8 हो जाए, इनका गुणा हो जाता आपस में, 3 की पावर 8 हो गई और 7 की पावर 7 है। अगर हमें प्राइम फैक्टर निकालना है तो इनकी पावर को सीधे जोड़ देते हैं, 18 प्लस 8 प्लस 5, 18 8 26 और 5 कितना होता है 31। तो इसके कुल जो गुणनखंड आएंगे, सॉरी ये 7 है यार, 5 क्यों लिख रहा हूं मैं, 7 है तो ये कितना बन जाएगा 33, कितना आ जाएगा सर 33 इज द करेक्ट उत्तर। तो फैक्टराइजेशन पर आपका कमांड है पहले से तो करना इजी होगा, अदरवाइज अगर पहले से नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। 2 संतरे 3 केले और 4 सेब की कीमत 15 रुपये। मैंने कहा संतरे को मैं ओ लिख लूँ यानी ऑरेंज, केले को बनाना यानी कि बी लिख लूँ, और सेब को एप्पल यानी कि ए लिख लूँ। तो आप बोलेंगे 2 संतरे यानी 2 ऑरेंज प्लस 3 केले यानी 3 बनाना प्लस 4 सेब यानी 4 एप्पल की जो कीमत है वो 15 रुपये, और 3 संतरे यानी 3 ओ प्लस 2 केले यानी 2 बनाना प्लस 3 सेब यानी 3 ए, इनकी कीमत 10 रुपये है। तो मैंने कहा ऐसा करो इन दोनों को जोड़ दो, और आपसे पूछा 3 संतरे 3 केले और 3 सेब की कीमत कितनी होगी। हमने कहा इनको जोड़ते हैं तो ये 5 ऑरेंज प्लस 5 बनाना प्लस 1 सेब थी, यहाँ पे 3 सेब लिख दिया मैंने गलती से, 1 सेब है यहाँ पे, 1 एप्पल। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा सर, ये भी 5 आ जाएगा क्योंकि 4 ऊपर थे, 4 और 1 5, 5 एप्पल। कुल मिला की कीमत कितनी होगी 25, कुल मिला की कीमत 25 हो गई। मैंने कहा अगर मैं इसमें सब में से 5 कॉमन ले लूँ तो ऑरेंज प्लस बनाना प्लस एप्पल की कीमत कितनी आ जाएगी, बोले 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगी। और वो कह रहा है कि 3 एप्पल 3 बनाना और 3 ऑरेंज की कीमत चाहिए, तो मैंने कहा इसमें 3 का गुणा कर दो और इसमें भी 3 का गुणा कर दो, तो 3 3 का निकालेंगे तो क्या 15 रुपये आ जाएगा, 3 3 की कीमत निकालेंगे तो क्या 15 रुपये आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ आई बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको मिनिमम 10 सेट कराऊंगा, 6वां सेट आ गया, 4 और आएंगे बहुत जल्द, हर रोज आपको एक सेट मिलेगा। और मैं इतना प्रॉमिस करता हूं आपसे कि ये सेट अगर आप डेली लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेंगी जो हो सकता है आपने पहले ना पढ़ी हो, और इसके अलावा आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसा एग्जाम में आएंगी। किसी पद के लिए 120 आवेदकों में से 70 पुरुष हैं, टोटल एप्लीकेंट कितने 120, जिसमें से 70 कौन है मेल है, 70 मेल हैं, 70 है, तो फीमेल कितनी होंगी, आपने कहा सर फीमेल 50 बचेंगी, फिर फीमेल 50 बचेंगी। और 80 के पास डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस कितने लोगों के पास है 80 लोगों के पास, डीएल जो है वो कितने लोगों के पास है 80 लोगों के पास है। तो उसने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंसधारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर बताओ, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का रेशो बताना है। ड्राइविंग लाइसेंस अधिकतम कितने पुरुषों पर हो सकता है और मिनिमम कितनों पर हो सकता है। मैंने कहा अगर सारे पुरुषों को ड्राइविंग लाइसेंस दे दें तो मैक्सिमम कितने दे पाएंगे 70। अगर सारे पुरुषों को ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाए तो मैक्सिमम कितने लोगों को दे सकते हैं 70। और मैंने कहा इनको मिनिमम देना हो तो सारी महिलाओं को दे दो, महिलाओं को 80 में से 50 दे दिए तो कितने बचेंगे फिर 30, और 80 में से 50 महिलाओं को दे दिए तो बचेंगे कितने पुरुषों के लिए 30, तो मिनिमम 30 हो सकते हैं। अभी हम बात किसकी कर रहे थे, केवल पुरुषों की। अगर मैंने कहा सारे पुरुषों को ड्राइविंग लाइसेंस दे दिए तो मैक्सिमम 70 को दे दे, क्योंकि 70 ही पुरुष हैं। और अगर 80 में से सारी महिलाओं को यानी 50 को डीएल दे दिए तो पुरुषों के लिए मिनिमम कितने बचेंगे 30, तो बचेंगे ही बचेंगे, और इनका रेशो निकालेंगे तो 7:3 आ जाएगा ऑप्शन से। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है सी सेट के अंदर, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन कि बास्केटबॉल के खेल में सभी 10 खिलाड़ी मैच के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तब कितने बार हस्त मिलन होगा। तो मैं आपको यहाँ से 2 बातें बताता हूँ, वो नोट कर लीजिएगा अगर नहीं पता हो। हाथ मिलाना या मैच खेलना,
अगर ये कभी निकालना हो तो आप एक फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n माइनस 1 बाई टू। और अगर गिफ्ट देना, ऐसा बोला जाए, एक दूसरे को गिफ्ट देना, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n माइनस 1। ये तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा प्लीज। अब मैं आपको बताता हूँ हाथ मिलाना या मैच खेलने का मतलब क्या है। जैसे आप किसी से हाथ मिलाते हो तो सामने वाला भी आपसे हाथ मिलाता है, तो इन हाथों को दो काउंट नहीं किया जाता। आप मिला रहे हैं या मैं मिलाऊं, एक ही बार हाथ मिले। सेम मैच खेलने का होता है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा तो वो एक ही मैच होगा, चाहे तो पाकिस्तान भारत से खेले चाहे भारत पाकिस्तान से खेले, मैच की संख्या तो एक ही होगी। लेकिन गिफ्ट देने में क्या होता है, मैंने आपको गिफ्ट दे दिया और आप आए थोड़ी देर बाद आपने मुझे रिटर्न गिफ्ट दे दिया, तो गिफ्ट एक्सचेंज जो हुए वो दो हुए। लेकिन अगर आपस में मैच होते या हाथ मिलते तो वो एक ही होता। तो एक होगा तो दो से डिवाइड करना है, और अगर आपस में दो हो रहे हैं तो डिवाइड नहीं करना है। अब यहाँ पे हाथ मिलाने की बात है। अच्छा, n का मान क्या है, जैसे यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या दी है, वो n का मान है 10, तो 10 इंटू 10 माइनस 1 9 डिवाइडेड बाई 2। 2 से काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, 5 निम्मे कितने आ जाएंगे 45। 5 निम्मे कितना आ जाएगा सर 45, ऑप्शन बी। क्लियर है, कर पाएंगे। बहुत सरल सवाल था, बस आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 198 को 3 भागों में बांटना है, 198 को। किस प्रकार, मैंने पहला भाग ए मान लिया, दूसरा भाग बी मान लिया, तीसरा भाग सी मान लिया। पहले भाग का 1/2 यानी ए का 1/2, दूसरे का 1/3 यानी b/3 और सी का 1/4 यानी c/4। आपस में कैसे हैं, बराबर है, तो मैंने सब में बराबर लगा दिया। अगर एक बात याद रखना, वैसे तो आपने रेशो में ये पढ़ ही लिया होगा, पहले नहीं पढ़ा तो याद रखना कि कभी कोई ऐसी वैल्यू लिखी a/b2 b/3 c/4 या कुछ भी ऊपर, मतलब अंश एक है, हर कोई भी नंबर हो और सारी बराबर में हो, तो ABC का जो सीधा रेशो होता है वो यही होता है, सेम 2:3:4। ये ABC का रेशो होता है, ठीक है, यही रेशो होता है 2:3:4। अगर ये अनुपात है तो वो कह रहा है सबसे बड़े भाग का मान बताओ। मैंने कहा इन तीनों का हिस्सा कितने के बराबर है, तो आपने कहा 7 और 2 9, टोटल हिस्सा 9 है। 9 की वैल्यू सवाल में 198 दे रखी है, तो मैंने कहा एक रेशो का मान कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 22। सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा सर 88। 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अंकों 0 1 2 3 4 5 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो। अंकों की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन संभव। रिपीटेशन का मतलब क्या है कि कभी 0 इकाई के स्थान पर दहाई के स्थान पर आ जाए, कभी सैकड़े के स्थान पर आ जाए, इकाई के स्थान पर आ जाए, कभी 2 इकाई के स्थान पर आ रहा है, कभी दहाई के पे, कभी सैकड़े पे, कोई कहीं भी आ सकता हो। तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो देखिए इनकी संख्या बनाने के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगता है। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। मैंने 3 बॉक्स बना लिए, यहां पर सैकड़े की संख्या आएगी। आपको पता है इकाई यहां पर आती है, दहाई यहां आता है और सैकड़ा यहां। अब ध्यान से समझना, सैकड़े के स्थान पर अगर इस संख्या को सम बनाना है तो इकाई के स्थान पर क्या क्या रख सकते हैं हम सर? हम इन संख्या में से 0 से लेकर 6 तक संख्या कौन कौन सी, 0 1 2 3 4 5 तक है। अगर संख्या को सम बनाना है तो अंत में या तो 0 आना चाहिए, या फिर 2 आना चाहिए या 4 आना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आए 1 3 5 तो ये सम नहीं बन पाएगी। तो 3 ही अंक आ सकते हैं, इकाई के स्थान पर 3 ही अंक आ सकते हैं, यानी 3 संभावनाएं, 3 यहाँ लिख दो। दहाई के स्थान पर क्या क्या रख सकते हैं सर? दहाई के स्थान पर 0 से लेकर 5 तक कुछ भी रख सकते हैं, यानी 6 संख्या आ सकती हैं। सर सैकड़े के स्थान पर क्या रख सकते हैं? मैंने कहा अगर मैं सैकड़े के स्थान पर सपोज 0 रख दूं तो ये संख्या 2 अंकों की रह जाएगी, 3 अंकों की नहीं होगी, क्योंकि 0 को गिनती में नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर कितनी संख्या रख सकते हैं? बोले यहाँ पर हम रख सकते हैं 1 से लेकर 5 तक कोई भी, यानी 5 संख्या रख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, 5 गुणा 6 गुणा 3 करना है, इन तीनों का गुणा करना है, 90 आ जाएगा। यानी 90 संख्या बनाई जा सकती है, 90 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अगर इसमें यह बाउंडेशन नहीं होती कि सम संख्या बनाना है तो यहां पे भी 6 की 6 संख्या आ सकती थी,
तो 6 का गुणा होता फिर 3 की जगह। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने लिया पाई चार्ट का। ये पाई चार्ट जो है वो अगर मैं डिग्री की बात करूं तो ये डिग्री में जो बनता है वो 360 डिग्री के लिए बनता है और परसेंटेज में ये 100% के लिए बनता है, यानी ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि 100% बराबर है 360 डिग्री के, यानी 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में किसी परिवार के प्रतिमाह होने वाले खर्च और बचत को प्रदर्शित करता है। यदि मकान के किराए पर होने वाला प्रतिमाह खर्च 18,000 रुपये, तो प्रतिमाह भोजन और परिवहन पर होने वाला खर्च बताओ। मकान किराए पर कितना होता है सर? 15%। कितना? 15%। इस 15% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है सर? 18,000। वो कह रहा है कि परिवहन यानी 8% और भोजन यानी 30%, दोनों का खर्चा बताओ। 8 और 30, 8 + 30, इन दोनों का खर्चा बताइए कितना हो जाए? 38%। 38% का मान आपको बताना है, तो आपने कहा 15% का मान ये है, तो 1% बराबर कितना होगा? बोले 18,000 बटे में 15, और मुझे 38 का मान चाहिए तो 38 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। 15 से भाग लगाओ, 15 एकम 15, 3 बचा, 15 दूनी 30, 1200। 12 में 38 का गुणा कर लो, 0 0 12 × 96, 9 12 × 36 और 9 45, तो कितना आ जाएगा? 45,600। 45,600 यानी कि ऑप्शन डी। एक बात बताऊं आपको, जो डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो दुनिया के सबसे सरल सवाल होते हैं, बशर्ते आप उनको डील कर सको, ठीक से डील कर पाए तो इनसे सरल कुछ नहीं आता, एकदम मुफ्त के नंबर होते हैं भाई। अगला सवाल है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि ताश के 52 पत्तों की भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता रैंडम निकाला जाए तो निकाले गए पत्ते की एक तस्वीर वाला यानी फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक गड्डी में जो फेस कार्ड होते हैं यानी चेहरे वाले पत्ते वो 12 होते हैं, और टोटल पत्ते कितने हैं सर? 52। तो 52 से डिवाइड होगा 12, तो 4 से काटेंगे तो 3/13 आ जाएगा। 3/13 यानी कि ऑप्शन डी। प्रोबेबिलिटी का ये बहुत इजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बड़ा लंबा सा सवाल दिया है। तो देखिए कोई भी एग्जाम हो उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सपोज इस आपके पेपर में 25 आए तो 25 के 25 टफ नहीं होते और 25 के 25 इजी नहीं होते, लेकिन 5-7 क्वेश्चन तो आपको इतने इजी मिलेंगे कि आप देख कर आंसर कर पाओगे, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 4-5 क्वेश्चन ऐसे मुश्किल लगेंगे कि आपको लगेगा ये मेरे बस का है नहीं, लेकिन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो दोस्तों कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, बशर्ते आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जैसे कुछ लोग हैं उनके अंदर पेशेंस ही नहीं होता, या फिर बोले मैं टाइम मैनेज ही नहीं कर पाऊंगा तो छोड़ जाते हैं, जबकि वो क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। जैसे इस सवाल को देख लो, देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है और ये सवाल यहीं खत्म नहीं होता, इसके आगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन वो ऑप्शन इधर दिए हैं। यदि दो संपूरक कोण 4x + 40 और 10x हैं तो x क्या होगा? तो देखिए भैया संपूरक कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। एक कोण तो ये है, दूसरा कोण ये है, मैंने कहा इनको जोड़ूंगा 4x और 10x, तो ये कितना हो जाएगा? 14x + 40। इसका योग कितना होता है संपूरक कोणों का? 180। मैंने कहा 40 घटाएंगे तो 140 बचेगा, यानी 14x बराबर 140, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10। x का मान आ गया 10 डिग्री, यानी इस x की वैल्यू आ गई 10। अब दूसरा पढ़ते हैं, पूरक कोण की बात कर रहा है। 4/5 × 45 पूरक कोण है। 5 से 45 को भाग लगाया मैंने तो 9 बार गया, 9 चौके कितना आ गया? 36। दूसरा पॉइंट कहता है कब एक कोण कितना आ गया? 36। इसका पूरक कोण पूछ रहा है। पूरक कोण कैसे निकालते हैं? 90 डिग्री में से घटाकर। अगर 90 डिग्री में से एक 36 है तो इसका पूरक कोण कितना होगा? बोले दूसरा 54 डिग्री होगा। कितना? 54 डिग्री, यानी ये आ गया। तीसरा कह रहा है यदि दो पूरक कोणों का अनुपात 4-5 है तो सबसे छोटा कोण बताओ। दो पूरक कोणों का अनुपात 4-5 है, मैंने कहा 4x और 5x ले लो। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना बनेगा? 9x। और दो पूरक कोणों का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है, तो x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 10 डिग्री। x का मान 10 डिग्री आ गया, तो उसने कहा छोटा कोण बताओ। छोटा कोण 4x है, 4x का मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। कितना हो जाएगा भैया? 40 डिग्री। अगर मुझे उत्तर देना तो मेरे तीनों उत्तर क्या होंगे? एक तो 10 डिग्री है, दूसरा 54 डिग्री है और तीसरा 40 डिग्री। अगर ये तीनों मुझे इसी सीक्वेंस में मिलते हैं 10, 54, 40, तो वो मेरा उत्तर होगा। किस में है सर? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 10, 54, 40 सी ऑप्शन में है। 10, 54, 40 सी इज द करेक्ट उत्तर। ठीक है भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और डीआई का सवाल है कि एक विद्यार्थी प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ता है, उसके द्वारा प्रत्येक विषय पर दिए गए समय को निम्नलिखित पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया। विद्यार्थी द्वारा गणित विषय में कितने मिनट का समय दिया गया या कितने मिनट पढ़ाई की गई। एक दिन में 8 घंटे पढ़ता है। अगर ये सवाल परसेंटेज में है तो मैं ये कह पाऊँगा कि जो 100% टाइम है वो 8 घंटे के बराबर है, 8 घंटे के बराबर है। और वो गणित को कितना टाइम देता है, 20%। कितना, 20%। तो 20% का आपको मान निकालना था, यानी 8/100 गुणा में 20 गुणा में 20। तो आपने कहा 20 से काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, लेकिन मैं घंटे को मिनट में बदलूंगा तो 60 से गुणा कर लूँगा। 5 से 60 को काटा 12, तो 12 अट्टे कितना हो जाएगा, 96। लेकिन ये 96 क्या होंगे सर, मिनट्स होंगे। 96 मिनट होंगे, घंटे नहीं होंगे। क्या होंगे, 96 मिनट होंगे। आंसर आ जाएगा 96 मिनट। क्लियर हुआ। 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन थे। अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ के अलावा अन्य क्लास की जो अपडेट होती हैं वो क्लास अपडेट भी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, क्लास अपडेट्स जितनी भी है वो सारी मिलती रहेंगी। साथ ही साथ ये जो चलने वाला अपना कारवा 28 अप्रैल तक लगातार चलेगा, और मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं। कुछ हमने पॉलिटी की क्लासेस अपलोड की हैं जो मेंस के लिए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देखी तो उनको भी जाके ज़रूर देखिएगा। क्लास आपको कैसी लगी बेटा एक बार ज़रूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।